अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज हमारा जो शो का टॉपिक है वो है टैक्स ऑन फिक्स्ड इनकम। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक जी सर। आज के टॉपिक के हवाले से पहले आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर दीजिए। बेसिकली पाकिस्तान में और दूसरी जो मेरे ख्याल में डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे टैक्स अभी तक बोझ समझ के दिया जाता है। ठीक। और ये एक साइकिल है जिसकी साइकिल इनकम्प्लीट है। वो साइकिल है टैक्स साइकिल, मैं उसको कहता हूँ कि टैक्स आप देते हैं और इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको आपके बच्चों के लिए तालीम, आपके लिए सेहत और सफरी सहूलत देती है। जिन जिन ममालिक में ये टैक्स साइकिल कंप्लीट है वहाँ पे लोग भी खुश हैं टैक्स देने में, हुकूमत के पास भी रेवेन्यू है और एक मजबूत माशरे के तौर पे वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। अब हमारे यहाँ जो लोगों का सवाल आता है जो टैक्स देते हैं वो ये कहते हैं हम टैक्स तो देते हैं, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। ठीक। अब ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो इस टैक्स साइकिल को कंप्लीट करें। राइट। चाहे वो रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो सूबाई या वफाकी, जब वो बात करते हैं कि जी आप टैक्स दें तो फिर ये उनके पे लाजिम है कि वो लोगों को टैक्स रिटर्न भी दें। ओके। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि टैक्स रिटर्न दें तो इसका मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो टैक्स खर्चे के लिए नहीं है, वो टैक्स लोगों पे खर्च करने के लिए रिफॉर्म के लिए है। वो खर्चे करने के लिए है, लोगों पे खर्च किया जाए ताकि ये टैक्स साइकिल कंप्लीट हो सके। टैक्स साइकिल कंप्लीट हो सके। ठीक है। और इसी वजह से लोग अभी तक पाकिस्तान में टैक्स देने को, मैं पाकिस्तान की बात पर्टिकुलर करूंगा, कि टैक्स देने को बोझ समझते हैं। टैक्स देने को बोझ इसलिए कि वो जब उनकी आमदनी जो है उसमें से अगर 20%, 15% टैक्स की मद में चला जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये पैसा निकल गया, अब उसके बाद मुझे अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, मुझे अपने सेहत का ख्याल भी खुद करना है, मुझे अपनी गाड़ी भी खुद खरीदनी है, तो मैं और मुझे बराबरी के हुकूक भी नहीं मिल रहे मेरे बच्चों को, तो मैं टैक्स क्यों दूं? ये जो एक बात है इसको हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को, रहने वाली हुकूमत को, जब पाकिस्तान जब तक है और जब तक ये है तो लोगों को एक बात जहन में हुकूमत को रखनी पड़ेगी कि लोगों को टैक्स लेने के बाद इन रिटर्न उनको देना चाहिए। बिल्कुल। आज हमने जो टॉपिक रखा है उस पर हम उसकी तरफ भी मैं आता हूँ कि हमने बात की फिक्स इनकम की। सही। हमारे बहुत से लोग कहते हैं मैंने नेशनल सेविंग में डिपॉजिट कर दिया, मैंने डिफेंस सेविंग में डिपॉजिट किया हुआ है, मैंने टर्म मेरा टैक्स तो कट जाता है, मैं जो एक मेरा गिला है लोगों से, और हर प्रोग्राम में भी बात करता हूँ, टैक्स तो कट जाता है, मैं रिटर्न नहीं, मतलब टैक्स कट गया, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जिम्मेदारी पूरी जब होती है जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूँ टैक्स साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं ये कहता हूँ कि आप टैक्स रिटर्न टैक्स दें तो टैक्स रिटर्न फाइल भी करना आपकी जिम्मेदारी है। टैक्स रिटर्न फाइल करना भी जिम्मेदारी है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उस हवाले से मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये जो फिक्स इनकम है इसमें कौन कौन सी इनकम आती है, और दूसरा इस पर लगने वाले जो टैक्सेस हैं वो फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए उसके क्या कवानीन हैं? देखिए, ये अगर आप, मैंने अभी भी बात की कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात ये है कि ऑल्दो कि ये इनकरेजिंग नहीं है, ठीक है, ये फिक्स इनकम जो है इससे एक जगह पे जाके पैसा रुक जाता है, आइसोलेशन हो जाती है, लेकिन लोग सिक्योर रिटर्न की वजह से वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम पाकिस्तान की देखें तो वहां पे लोग पैसे रखते हैं, जबकि वहां पे उनको कभी कम भी प्रॉफिट मिलता है, कभी उनके प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो ये क्या होता है उनका पैसा सेफ होता है, पैसा सेफ तो वो फिक्स इनकम जहाँ पे आपने बैंक में पैसा रखा और आपको महाना या 6 माहाने, 6 मंथली या एनुअली या 5 साल बाद आपको एक फिक्स्ड आपने अमाउंट कर दिया और आपको पैसे मिलते हैं, वो फिक्स इनकम होती है, उसमें वेरिएशन नहीं होती। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ड्रॉ जाती है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप वो कहते हैं जी हम आपको 10%, 8%, 12% प्रॉफिट देंगे, और वो आपकी आमदनी फिक्स हो जाती है और पैसे आपके 12% आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जब 12% प्रॉफिट वो आपको देते हैं तो उस पर वो टैक्स काटते हैं पेमेंट करते वक्त, चाहे वो नेशनल सेविंग वाले हों, चाहे वो बैंक्स हों, जब वो अपने टर्म डिपॉजिट के उस पर डिपॉजिटर्स को पेमेंट करते हैं तो उस पर टैक्स काटते हैं, तो फिर टैक्स काटते हैं। और फाइलर और नॉन फाइलर के साथ अब जो कंडीशन अब आज जिस वक्त हम मौजूद हैं उस वक्त तो कंडीशन बड़ी जिसे कहना चाहिए डिफरेंट हो गई है। फाइलर्स के तो अपने रेट ऑफ टैक्स हैं, जब मैं ये बता रहा हूँ कि रेट ऑफ टैक्स है तो मैं बताता चलूँ कि अगर आपके 5 लाख तक के प्रॉफिट्स हैं तो आपको 10%,
और अगर उससे ज्यादा सालाना प्रॉफिट है तो आपको 15% टैक्स देना है। सही, बिल्कुल ठीक है। और ये जो टैक्स है ये आपका फिक्स इनकम पे होगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, फिर उसके ऊपर उस पे ये टैक्स है। और अगर फाइलर नहीं है तो फिर वो जैसे अब वो है कि 100% आपको प्रॉफिट वो बढ़ जाएगा आपका रेट। वो ये कानून आ गया जिस जगह भी आप नॉन फाइलर होंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि लोग फाइलर होंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो रेट जिनका भी टैक्स, और आपका टैक्स तो कट रहा है, तो आपको रिटर्न फाइल करके अपने आपको फाइलर बनाने में मेरे ख्याल में कोई मेरा देर नहीं करनी चाहिए। और जो जहनों में लोगों के वहां में कि एफबीआर के पास जाएंगे या एफबीआर में रिटर्न फाइल करेंगे तो कोई मसला होगा, तो मेरे ख्याल में मैं इस बात में कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके डिस्क्लोजर सही हैं, आपकी चीजें सही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, अगर आपने ठीक तरीके से प्रॉपर्ली अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही डेकोरेट किया है, बिल्कुल सही डिस्क्लोज किया, तो मेरे ख्याल में एफबीआर में जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, टैक्स कानून के मुताबिक फिक्स इनकम क्या है? मैंने अभी आपको यही बता रहा था कि फिक्स इनकम यही है कि पर फिक्स रिटर्न मिले आपको, फिक्स रिटर्न मिले तो वो अभी हमारे मतलब जो भी नाजरीन जिनके पास इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इसमें भी एक कैटेगरी है जो बहबूद के है, जिसमें जहाँ पे पेंशनर्स को जो है इन्वेस्टमेंट करने का कहा जाता है कि वो पेंशनर्स ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहबूद के साथ एक इशू ये है कि उसमें टैक्स नहीं कटता, लेकिन जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि रिटर्न फाइल करना चाहिए, डेफिनेटली जब हम टैक्स पे करते हैं तो फिर हमें रिटर्न भी फाइल करना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अगर मेरा टैक्स कट हो ही जाता है तो फिर मैं क्यों जाके ये जहमत करूं कि मैं रिटर्न फाइल करूं और फिर मैं जो है ना वो इतने सारे कामों के अंदर उलझूं, क्योंकि मेरा तो टैक्स कट हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जहमत की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। बिल्कुल, जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। आप इस मुल्क के शहरी हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए कि मुझे जहमत हो रही है, मुझे जिम्मेदारी निभानी है। और जिम्मेदारी जब तक आपकी पूरी नहीं होती, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते, मेरा डेटाबेस, मेरा पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेस जो भी है, वो जब तक ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में टैक्स फाइलर कितने हैं, पाकिस्तान में कितने लोग टैक्स वो करते हैं, जब तक एक इंटरनेशनल भी उनको भी ये पता नहीं चलेगा, जो इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे कैसा टैक्स का निजाम है। बिल्कुल, तो रिटर्न फाइल करना चाहिए। और जिस तरीके से अनवर साहब ने बहुत जबरदस्त बात की है कि बात जहमत की नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना रिटर्न भी फाइल करें। तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर टैक्स और आप में वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाउ। अब टैक्स और आप में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स के ऊपर फिक्स इनकम के हवाले से, तो इसी पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अनवर फरजान साहब ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और अनवर साहब इससे बात करेंगे इस अहम इशू पे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारा आज का मौजू है फिक्स इनकम के हवाले से। जी। तो हमारे नाज़रीन को अब ये बेसिकली टैक्स कानून में जो फिक्स इनकम का जो शिक है और जो प्रोविजंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें हमारे। देखिए, आपके प्रोग्राम के साथ मैं देख रहा था और ये बड़ा कॉमन सवाल होता है लोगों का, यहाँ से मैं बात को अपनी पिक करूँगा कि अगर मेरा टैक्स कट जाता है और मैं फिक्स इनकम में हूँ तो मैं रिटर्न या कोई इन्फॉर्मेशन टैक्स ऑफिस को क्यों दूँ। ठीक है सर। इसके अंदर अगर हम देखें तो इनकम टैक्स लॉ में एक सेक्शन है 115, 114 जो है वो टैक्स रिटर्न की बात करता है, और 115 बात करता है स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और इनकम की। इसका बेसिक पर्पज ये है कि हम मनी ट्रेल, जिसके ऊपर हमारे पास पैसे आ रहे हैं, उसकी हम मनी ट्रेल दें। मनी ट्रेल इसलिए कि वो पैसा हम फर्दर इन्वेस्ट करते हैं और एक और एसेट खरीदते हैं और उस एसेट से हम मजीद इनकम जनरेट करते हैं। तो इसलिए ये लिटरेसी बड़ी जरूरी है कि मेरे पास कोई भी फिक्स इनकम आ रही हो, चाहे वो प्राइस आ रहा हो या फिक्स इनकम आ रही हो, उसके ऊपर मैं अपना स्टेटमेंट फाइल करूँ। आप बिल्कुल सही बात है। आप इस प्रोफेशन वापस मुझे ये सिर्फ ये बताएं कि क्या ये जो फिक्स इनकम के लोग में आ रहे हैं और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको फिक्स प्रॉफिट मिले, तो ये खुशाइन बात है या बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए अच्छी चीज नहीं है? ये देखिए, हम इसको अनवर साहब जो क्लासिफाई करते हैं, हम इसको पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि ये इनकम इकोनॉमी में फर्दर इनकम जनरेशन में अपना रोल नहीं प्ले करती, और जो रेसिपिएंट है वो सिर्फ, जिसको आप अगर सादा लफ्ज इस्तेमाल करें, घर बैठे पैसे लेता है। ठीक है ना। इसी साइज को जो अगर आप दूसरी तरफ लेके चले जाएं, प्रॉपर्टी में लेके चले जाएं,
या किसी और साइड की इन्वेस्टमेंट में आप लेके चले जाएं तो वहां से फर्दर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट मिलती है। अच्छा, हमने जो फिक्स इनकम में गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अगर हम उसको देखें, बहबूद को ले लें या हम स्पेशल सेविंग्स या डिफेंस सेविंग्स को ले लें, तो ये स्कीम टेक्निकली विडोज और पेंशनर्स के लिए। अच्छा, आप जब ये बात कह रहे हैं तो क्या ये फिक्स इनकम जो है ज्यादातर ये विडोज पेंशनर्स ये है या जो हमारा मतलब जॉब करने वाला तबका है वो भी इसमें इन्वेस्ट करता है? देखिए, इसमें वो जो इन्वेस्ट करता है बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करता है, लेकिन वहां पे हम एक चीज देखें, वो जिस सेक्टर में जाते हैं वो इनकम फंड्स हैं। इसी के इस वक्त हमारे जो म्यूचुअल फंड है, जो आपको मालूम है कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टॉक फंड और एक होता है म्यूचुअल फंड। इस वक्त हमारा स्टॉक एक्सचेंज अगर हम देखें तो 52,000 पॉइंट से डिस्काउंट हो गए 30,000 पॉइंट की रेंज में है। दिस मीन्स वी हैव लॉस्ट 40% ऑफ द वर्थ। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक फंड के जो विंडो ओपन है वो मनी मार्केट फंड की विंडो। नहीं, तो ये जो पाकिस्तान में जो फ्लक्चुएशन होता है स्टॉक मार्केट में, क्या ये वजह है लोग शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते और ये फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक वजह बिल्कुल ये है कि लोग चाहते हैं। अब फिक्स इनकम की तरफ मैं आ रहा हूँ। फिक्स इनकम में हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो हमारे पास है वो है इन्वेस्टमेंट रिबेट का। क्योंकि टैक्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट रिबेट मिल जाता है, लेकिन अगर हम टीएससी में या हम स्पेशल सेविंग में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट रिबेट नहीं मिलता। ठीक है। अब इसकी वजह से जो आपका सवाल था कि जी हमारा जो सैलरीड पर्सन है, जिसको मैं कहूँ जिसकी एज अगर मैं लूँ कि 40 से 50 ईयर की बैंड में अगर वो साहब हैं तो वो हमारा टैक्स पेयर जो है वो प्रेफर नहीं करेगा डिफेंस सेविंग या स्पेशल सेविंग वगैरह में आने में। वो प्रेफर करेगा टू गो टू द म्यूचुअल फंड्स और ऑन द मोर सेफर साइड टुवर्ड्स द इनकम म्यूचुअल फंड विच आर अगेन अ फिक्स इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये क्या कोई आदाद शुमारे हैं कि ये जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है कितने हैं और टैक्स तो सबका करता है, तो ये सब फाइलर हैं या नहीं है? कोई आपके पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, स्टेट बैंक की वेबसाइट या हमारे बजट के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करें तो हमें एक अंदाजा ये होता है कि गवर्नमेंट ने अदर देन द प्राइस बॉन्ड 3 ट्रिलियन की स्पेशल सेविंग स्कीम्स के थ्रू फंड रेज किए हुए हैं। 3 ट्रिलियन और इस वक्त मैं बजट डॉक्यूमेंट को स्टडी कर रहा था तो जब आया है इसके अंदर हमने जो है जहाँ पे हमने अपने इन्फ्लोस की बात की है, बिल्कुल हम ये कहें कि हम IMF सॉर्ट ऑफ ए सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमें 1.5 ट्रिलियन का हम ये कहते हैं कि नए फंड्स हमें रेज होंगे थ्रू स्पेशल स्कीम्स। ऑन द अदर हैंड टू सर्विस दीज थिंग्स वी नीड 1.22 ट्रिलियन। तो हमने 278 बिलियन का एक डेफर्ड लायबिलिटी के नाम से एक रिसिट डाल दिया है। तो इसका मतलब ये कि हर साल हम एक विशेष साइकिल के अंदर हैं कि हमें 1.5 ट्रिलियन का पैसा तो चाहिए ही चाहिए टू सर्विस एंड रिटायर द फंड्स। बिकॉज देखिए, स्पेशल सेविंग अपनी लाइफ 5 साल के अंदर आ जाता है, डिफेंस सेविंग 10 साल में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात हम ये देखें क्या ये फंड्स हमारे एक्सपेंसिव हैं या लो कॉस्ट फंड्स हैं? देखिए, इसमें से प्राइस बॉन्ड्स को अगर हम ले लें तो प्राइस बॉन्ड का जो लास्ट फिगर स्टेट बैंक की साइड पे नजर आता है मुझे, वो कोई 824 बिलियन का फिगर नजर आता है। अच्छा, इसकी डेट सर्विसिंग बहुत चीप है क्योंकि आप प्राइसेस जो देते हो एक दैट इज नॉट अ वेरी ऑथेंटिक वेबसाइट, लेकिन जाहिर है अगर आपको फिगर नहीं मिलता तो आप सपोर्ट डेटा का ले लेते हो। हम प्राइस बॉन्ड की तरफ आते हैं। मुझे बताइए कि जो टैक्स रेट है फिक्स इनकम पे, ये आपके ख्याल में मुनासिब है, कम है, ज्यादा है? देखिए, इस पर जो टैक्स रेट का सबसे बड़ा सिलसिला है ये अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन हमारे पास जो है जुलाई 2019 में 10.3 का फिगर कोट होता है और 2018 के लिए 5.8 का। इसका मतलब हमारा इन्फ्लेशन जो है 4.5% से बढ़ा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम जब काइबोर को देखते हैं 2019 का काइबोर जो है वो 13.15% है 1 साल का और 2018 का काइबोर को 7.3% का है। तो हमें एक बहुत बड़ा जंप ऐसा लगता है कि 5.8% से मेरी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन 5.8% जो इनकम मेरी बढ़ेगी इसके ऊपर टैक्स रेट को हम देखें तो पिछले साल हमारा टैक्स रेट इस पे 10% था जो अब बढ़ के 15% है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी 6% से इनकम बढ़ती है तो उसमें से 0.3 जो होगा वो तो टैक्स की नजर हो जाएगा। ये जो रेट है ये आपके ख्याल में मुनासिब है? ये मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये मुनासिब है या ये ज्यादा होने चाहिए? नहीं सर, ये रेट मेरे नजदीक तो ये रेट बिल्कुल मुनासिब इसलिए है कि इस वक्त जो आपका इन्फ्लेशन है उससे टैक्स पेयर को हार्डली 1.3%
एडिशनल पैसा जा रहा ठीक है। है। अगर आप टैक्स रेट को और बढ़ाओगे तो ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा, ये डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये रेट जो है ये आप बिल्कुल ऑप्टिमम, मेरे नजदीक ऑप्टिमम पे खड़े हो। इस रेट को मजीद आपने इनहेंस नहीं करना। ठीक है। अब मैं अब प्राइस बॉन्ड की तरफ आता हूँ। प्राइस बॉन्ड आप 40,000 की प्राइस बॉन्ड पे जो हुकूमत पाबंदी की बात हो रही है, लगा दिया उन्होंने, तो ये जो चीज है ये सही है? प्राइस बॉन्ड से क्या कैश इकोनॉमी को सपोर्ट होती है या ये फ्री एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमी के लिए ये चीज जो है नामुनासिब है? देखिए, आपके पास प्राइस बॉन्ड जो है पाकिस्तान में, प्राइस बॉन्ड 2 स्ट्रीम्स में दिया जाता है। एक हम कहते हैं नेशनल स्ट्रीम और दूसरा था प्रीमियम स्ट्रीम, जिसके अंदर आप 40,000 का बॉन्ड लेकर के आया और 40,000 का बॉन्ड अब आप रजिस्टर्ड में लेकर के चले गए। ठीक है। अच्छा, अब हम प्राइजेस की अगर हम वैल्यूज देखें हमारे पास, तो वी हैव क्वाइट एक्सॉर्बिटेंट साइज ऑफ द प्राइजेस, क्योंकि सॉरी, आपने ये जो कहा कि रजिस्टर में चले गए, तो इसका मतलब अब ये टाइटल मतलब नाम से होंगे प्राइस बॉन्ड 40,000 वाले, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती चले। जी जी हाँ, नाम से होंगे और आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होंगे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये अब आप फ्री एक्सचेंज नहीं हो सकता ये? अब ये फ्री एक्सचेंज नहीं है, लेकिन जो पीछे दूसरे बॉन्ड हमने इशू किए हुए हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, तो वही वाली बात जो आप मुझसे कहते हैं कि कोई भी बैरर इंस्ट्रूमेंट टेक्निकली इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ा करता है, ग्रे एरिया खड़ा करता है। Therefore, इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी बेरर। अच्छा, ये प्राइस बॉन्ड की जैसी मिसाल ये हमें रीजन में या इंटरनेशनली मिलती है ये इस तरह के सर्टिफिकेट? हाँ, बिल्कुल। मुझे दो कंट्रीज मुझे याद हैं। एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश में प्राइस बॉन्ड्स बिल्कुल मौजूद हैं जनाब, और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है इससे रेस की है, और बड़ी देखिए बांग्लादेश ने बात चीजें बहुत खूबसूरत की हैं। उन्होंने बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल पे 100% का प्राइस बॉन्ड इशू किया, स्टार्टिंग है उनका, जो इवन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, अब आप उसकी प्राइस की साइज देखिए तो उसकी प्राइस 6 लाख तक है, पहला प्राइस, और दूसरा प्राइस 3.25 लाख तक का आता है। जबकि अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपका डिनोमिनेशन 25,000 का है तो इस पे 50,000 का फर्स्ट प्राइस है, 15,000 है तो 30 मिलियन का फर्स्ट प्राइस है, और 7,500 का 15 मिलियन का फर्स्ट प्राइस है। दीज आर द वेरी हाई वैल्यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, बट यू कैन नॉट सर्वाइव विद दीज इंस्ट्रूमेंट्स, और अदरवाइज यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग योर डॉक्यूमेंटेशन। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि कम अमाउंट से और ज्यादा प्रॉफिट दें? दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। हाँ। और अगर हम डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा दूसरा जो आपने कहा था, एक तो बांग्लादेश है, दूसरा आइलैंड है। तो हमें करना क्या चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, प्राइस बॉन्ड शुड बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। Whosoever is taking, they should be registered। और माशाल्लाह नादरा का देखिए डाटा आपका ऐसा है CNIC के साथ। तो आप बांग्लादेश की जो बात करें तो वहाँ पे ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है? वहाँ पे रजिस्टर्ड का, मैं वेबसाइट से ये सोर्स मुझे नहीं मिला जिसका कि रजिस्टर्ड है। और आइलैंड में जो आप बात कर रहे हैं? आइलैंड में नहीं, आइलैंड में तो उनके पास जो है ये टैक्स फ्री है, बांग्लादेश में जबकि इसके ऊपर टैक्स मौजूद है। और आइलैंड के अंदर द फर्स्ट प्राइस साल में वो 2 दफा देते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में देते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज 1 मिलियन यूरो। अदरवाइज दे ड्रॉ वीकली, इनके ड्रॉज वीकली होते हैं। ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं वो ज्यादा है? प्रॉफिट भी ज्यादा है, और सेकेंडली हम जो अनरजिस्टर्ड उस पे चल रहे हैं, इस मोड को हमें चेंज करना चाहिए। 40,000 का जो रजिस्टर्ड मोड हम जिसमें गए, ये बिल्कुल सही स्टेप है, इसके ऊपर हमें आना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी एंड स्टॉप द बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो आपके ख्याल में ये जो सारा FATF का मसला है और सारी चीजें, ये उसमें भी हेल्प करेगा? डेफिनेटली। जहाँ भी आप मनी ट्रेल क्रिएट कर देंगे, आप चीजें कर दोगे, तो wherever the money will go, and then definitely the next question where you are using the money, all these things will become answerable. ठीक है। राइट। और ये साहब, ये फिस्कल डेफिसिट पे आपने कुछ देखा कि क्या ये जो 8 पॉइंट की वो आई है और ये 26 साल में पहली दफा इतना ज्यादा हुआ है फिस्कल डेफिसिट, तो इसकी क्या आप क्या देख रहे हैं और क्या इकोनॉमी को किस तरह आगे देख रहे हैं आप? देखिए, तो अगर हम थोड़ा सा अपने इसी डिस्कशन को लिंक कर लें फिस्कल डेफिसिट से, टेक्निकली गवर्नमेंट इज यूजिंग सेविंग स्कीम्स फॉर द फिस्कल डेफिसिट पर्पसेस, कर रही है। अच्छा, सेकेंडली बहुत खतरनाक काम हम ये कर रहे हैं, हम एक आर्बिट्राज का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त हमारा जो काइबोर है, इट इज ऑन वेरी हायर साइड। ठीक है। अच्छा, जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके अंदर ये फीचर है कि अगर प्रॉफिट रेट कम होगा तो द पर्सन, द होल्डर हैज टू डिसाइड कि उसने कम करना है या नहीं करना। कोई भी नहीं करेगा,
जब जाहिर है अगर पैसे बढ़ता है और आपने अगर इंस्ट्रूमेंट लोअर साइड पे लिया हुआ है तो आप उसको इनकैश करके हायर वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई। अब इकोनॉमी के ऊपर हम जब बात करते हैं, देखिए इकोनॉमी में वही वाली बात है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ को हम स्लो डाउन रखेंगे, और अभी मैं न्यूज देख रहा था 1 घंटा पहले, जो हमारी 2020 के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, वो कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पैसिमिस्टिक है वो। और हम खासा हम तो 2-3% की बात कर रहे हैं कि 2-3% की ग्रोथ। जी देखिए, आप सारी देखिए इसका कंडीशन देख लीजिए, हम हर जगह स्टैग्नेंट खड़े हो गए हैं। हमारा स्टॉक एक्सचेंज अगर एक हफ्ते में 4 दिन 1,500 पॉइंट जाता है तो सर उसी हफ्ते के वीकेंड और अगले हफ्ते के शुरू में आके आप क्या देख रहे हैं, इकोनॉमी वापस आएगी कि रिसेंटली या लंबा अर्सा लगेगा इसको वापस आने में? सर मेरे नजदीक इट विल टेक्स रीजनेबल टाइम, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट डेफिसिट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे अनवर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूंगा, 30 सेकंड का। 2 इश्यूज मेरे जहन में है। इसमें हम स्पेशल सेविंग से जो पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, वो स्पेशल सेविंग अकाउंट में ही करते हैं। अच्छा, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, यूजर्स से बात करता हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि जाहिर है कंसल्टेंसी में लोगों से बातचीत होती है, उनका ये होता है कि भाई हम अब जिस भी कमर्शियल बैंक के साथ अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पैसे उस अकाउंट में अगर ट्रांसफर हो जाए तो ये बेहतर है। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, व्हेन आई टॉक टू द नेशनल सेविंग सेंटर पीपल, जब मैं इनसे बात करता हूँ तो इनके पास सारे प्रोडक्ट जो है वो कन्वेंशनल है, इस्लामिक प्रोडक्ट्स नहीं है। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ आप देखें जो लोग पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं, ये विडोज और पेंशनर्स हैं। सर देखिए, और इससे अगर मैं ये कहूँगा, देखिए अब उनके पास बेचारों का चॉइस नहीं होती तो वो मजबूरन कन्वेंशनल स्कीम में जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले, इस्लामिक प्रोडक्ट की तरफ जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, बहुत शुक्रिया, आपने आप हमारे वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपके किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। आपने देखा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने बताया, और बताया कि जो प्राइस बॉन्ड्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कन्वेंशनल मोड में है, और उसको अगर इस्लामिक मोड में लाए तो लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। लोगों के लिए अच्छा होगा। और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जो प्राइस बॉन्ड है वो रजिस्टर भी होनी चाहिए। तो प्राइस बॉन्ड के हवाले से और प्राइजर के हवाले से भी हम मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स रैप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में हम बात कर रहे हैं आज फिक्स इनकम के ऊपर टैक्स के हवाले से, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे अनवर साहब प्राइस बॉन्ड के हवाले से, प्राइजर के हवाले से। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके जो ट्वीट्स हैं वो शामिल करते हैं, और साथ साथ आपकी जो भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपके जितने क्वेश्चन हैं उनके तमाम आंसर अनवर साहब देंगे। अनवर साहब, ये सुहेल सैयद हैं लाहौर से, और ये कहते हैं कि मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरी पेंशन कम है जो टैक्स से मुस्तस्ना है। मेरी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की इनकम मिला के भी टैक्स नहीं अप्लाई होता, फिर भी उसके प्रॉफिट पे टैक्स डिडक्ट होता है, ये क्यों होता है? देखिए, पेंशन पे तो टैक्स नहीं है। हाँ। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो प्रॉफिट है आपका फिक्स इनकम पे, उस पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ओके, उस पर टैक्स कटना है, ठीक है, तो वो टैक्स आपका कटेगा, और जब वो टैक्स कटेगा तो आपको रिटर्न भी फाइल करना है। पेंशन को आप एग्जेम्प्ट दिखाएं, और इस पे जो आपका टैक्स कट चुका है उसको आप क्रेडिट लें, रिटर्न फाइल करें, अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, और एक एक्टिव फाइलर के तौर पे आप रहें, ताकि एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे आपका नाम जो है एफबीआर की वेबसाइट पे नजर आता रहे। एफबीआर की वेबसाइट पे नजर आता रहे, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये नफीसा हारून है कराची से, और ये कहती हैं कि मेरे सेविंग अकाउंट से हर साल ज़कात डिडक्ट होता है, क्या इस टैक्स और कोई इस पर इसका असर पड़ता है? ज़कात अगर डिडक्ट होता है तो अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका क्रेडिट ले सकते हैं। अच्छा, अपनी इनकम से वो डिडक्ट हो सकता है डायरेक्टली। तो मतलब अगर किसी का ज़कात डिडक्ट हो रहा है, आपने इस ट्वीट में बताया नहीं कि आपकी इनकम और क्या है, तो हम बताते हैं, लेकिन आप ज़कात का क्रेडिट ले सकते हैं अगर ज़कात उनकी डिडक्ट होती है, ठीक है, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो नफीसा साहिबा आपने सुन लिया होगा, अगर आप अपनी इनकम लिखती हैं तो फिर अनवर साहब आपको मजीद डिटेल से बताते थे। कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, और जैसे ही हमारा राब्ता होगा तो मजीद फिर आपको बताएंगे कि जो कॉलर्स हैं उनकी क्या क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये अमरीन साहिबा हैं, और ये कह रही हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आज बहुत सारी ट्वीट्स जो हैं वो प्राइस बॉन्ड के हवाले से थी और प्राइजर के हवाले से थी, तो देखें ख़वातीन की जो है वो सेविंग के हवाले से बड़ी ट्वीट्स आ रही हैं। तो ये कह रही है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने अपनी सेविंग से कुछ प्राइस बॉन्ड्स ले रखे हैं जो कभी कभी निकल आते हैं, उस पर 25% टैक्स डिटेक्ट होता है, हालांकि मैं किसी भी तरह से टैक्स फाइल
फाइल करने की पाबंद नहीं हूँ तो मेरा 15% हो सकता है। देखिए फिर वही बात है कि आपका 15% हो सकता है, आप फाइलर बन जाएं, फाइलर बन जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत सिंपल बात है। आपने सेविंग की है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। आपको इनकम मिल रही है, उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल। उस पर टैक्स लग रहा है, उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। सही। और आप उसका रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। आप हाउस वाइफ हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं घर पे अपनी, तो कौम की भी जिम्मेदारी अदा करें, अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। चलें जी, कौम की भी जिम्मेदारी आपको अदा करनी चाहिए और जाहिर सी बात है, बड़ी सिंपल बात है, 15% अगर आप पे कर रही हैं तो आप फिर रिटर्न भी फाइल कर दें। अच्छा, ये फैसल मोती वाला है और ये कहते हैं कि IQ ऑप्शन या और साइट्स हैं जहां आप एक तरह से शेयर्स पे बेट लगाते हैं कि जो मौजूदा वैल्यू से ऊपर जाएगी या फिर उससे नीचे होगी, इससे आने वाली इनकम पे कौन सा टैक्स लगेगा? देखें, ये जो है स्पेकुलेशन की इनकम होती है, इस पर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसको कि किस तरह से टैक्स किया जाता है। आज का हमारा मौजूद जो है वो इस पर वो नहीं है, लेकिन इस सवाल को हम रख लेंगे और इसका जवाब हम ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो हम जब डिटेल इसके ऊपर शो करेंगे फैसल साहब, तो फिर डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अभी एक कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? ख्वाजा आजम बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अब बजट में किया है कि अगर जिसकी इनकम प्रॉपर्टी से है तो 40 लाख से ऊपर जब जाए तो वो नॉर्मल स्लैब में असेसमेंट करा सकता है जी। जब वो नॉर्मल स्लैब में असेसमेंट कराएगा तो उसको क्या वो बेनिफिट्स 20% रिपेयर चार्जेस, 6% कलेक्शन चार्जेस जी और प्रॉपर्टी टैक्स का एडजस्टमेंट मिलेगी इसमें? देखिए सवाल ये है कि जो ओल्ड सिटीजन हैं जी, उनको टैक्स में क्या रियायत है, कौन कौन सी इनकम को रियायत है, कितनी रियायत है और क्या एज लिमिट है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अनवर साहब, देखिए जी, ये जब नॉर्मल इनकम पे जाएगा तो उसको डिस्काउंट जो डिडक्शन है वो मिलेंगी उसको, और इसीलिए उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रख दिया है और थ्रेशोल्ड से अगर नीचे है तो फिर आप उसको फिक्सर में, लेकिन अगर आप जो हैं वो रेगुलर और नॉर्मल इनकम में जाएंगे तो आपको उसका डिडक्शन मिलेंगी। दूसरी बात इन्होंने की कि जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनका एक रिबेट है, लेकिन जहाँ पे फिक्स इनकम है वहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा। वहाँ रिबेट नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा, सही, ठीक है। तो वहाँ पे उनका रिबेट है, उनमें 1 मिलियन की उनकी इनकम हो तो उस पर वो रिबेट ले सकते हैं। सही। तो वो सीनियर सिटीजन का रिबेट भी लॉ में मौजूद है। ठीक है, सीनियर सिटीजन का जो रिबेट है वो भी लॉ में मौजूद है। आई होप कि आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा। तो ये जरनाब खान है पिंडी से और ये कहते हैं कि यूके में एक फ्लैट है जिसका रेंट मैं पाकिस्तान में वसूल करता हूँ, ये इनकम किस कैटेगरी में जो है ना वो काउंट होती है? यूके में फ्लैट है, रेंट पाकिस्तान वसूल करता हूँ। जी, बिल्कुल। हम पहले भी बात करते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स रेजिडेंट है ये। अच्छा, ठीक है। इनकी वहाँ की इनकम भी पाकिस्तान की रेंटल इनकम कहलाएगी। रेंटल इनकम कराएगी और जो पाकिस्तान में रेंटल इनकम पे टैक्स है वही लागू होगा, वही टैक्स जो है वो लागू होगा। ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर जो है या FBI जो है इनसे रेंट एग्रीमेंट भी मांग सकती है वहाँ यूके का, सही, ताकि ये जो इनकम है इनकी वेरीफाई हो सके कि रेंट से ही है। रेंट से ही है। अच्छा, ये समी शरीफ है और ये इन्होंने पूछा है कि आई हैव सम सेविंग स्कीम, सो व्हाट अबाउट टैक्स ऑन दैट, काइंडली शेयर माय क्वेश्चन इन योर शो, आई विल वेट फॉर योर एक्सपर्ट। तो बिल्कुल आपका जो आंसर आपको देंगे अनवर साहब। अभी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से आखनवाज बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये इनसे पूछना है कि ये जो रिटर्न फाइल है जी, ठीक है कि नहीं, इन्होंने इतना एक मुश्किल सिस्टम किया और मैं खुद बिजनेस मैन हूँ। अच्छा। ठीक है, इसके लिए हमें वकील करना पड़ता है, वकील के पास जाना पड़ता है जी। कि अगर ये उसको जो है उसको उर्दू में वो कर ले, आसान लफ्जों में, किसी कोई भी बंदा जाए जाके अपनी रिटर्न फाइल करे और पैसे जमा कराए। ठीक है, हम लोगों को अभी तो किसी सिस्टम का पता ही नहीं है। वकील के पास जाते हैं, वो अपना कहता है जी ऐसे करे, ये करे, उसके अलावा चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा हल निकाले तो ठीक है। हर बंदा पैसे देना चाहता है, देते हैं, अच्छी बात है, कौम के लिए अगर जाता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन कम अज कम सोचते हमें ऐसी दे कि हम आराम से जाके पैसे जमा करवा दें। ठीक है जी। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के बारे में मेरे ख्याल में सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे दोस्त जिन्होंने वो इस एज ब्रैकेट में आ जाते हैं कि कंप्यूटर से अलाइनमेंट जरा नहीं होती, सही, तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से इनको जहमत हो रही है। लेकिन अगर ये अपने फैमिली में कोई जो यंग जनरेशन है उसको यूज़ करें तो वो मिनटों में ये रिटर्न भी फाइल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप जो ये बात कर रहे थे कि वकील के पास जाएं, देखिए बात ये है कि वकील के पास जाना आपका ऑप्शन है।
ऑप्शन है। आप अगर समझते हैं कि आपको जाना है तो ये आपके पास कोई आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप वकील के पास जाएं। ऑप्शन है, आप समझते हैं आप अपने टैक्स को प्लान करके बेहतर करके उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, प्रॉपर डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप वकील के पास जाते हैं। ऐसी तो कोई सर्विस देगा तो उस पर चार्जेस भी होंगे, ये दुनिया भर में होता है, ये पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में होता है। लेकिन ऑप्शन आपके पास इंटरनेट कंप्यूटर आपके घर पे है, आप वहां से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की अपनी एक तरीकेकार है, उस तरीकेकार को आप बाईपास नहीं कर सकते। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ डेटा जमा कराना है। मेरे ख्याल में हमने वो रिटर्न भी देखे हैं जो मैनुअली भरे जाते थे और 10-10 पेज के होते थे। आज एक क्लिक ऑफ बटन पे चीजें इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर जाती हैं, पास हो जाती हैं, कॉमन इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पे आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल में बात उनकी सही है, थोड़ा सा उसको अगर देखा जा सकता है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है कि कुछ अगर सहल किया जा सकता है सहल करें। लेकिन मेरे ख्याल में प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त हम जो मैं अगर मैं अपने बात करूं तो हम जिस जनरेशन में उनको इतना ज्यादा कंप्यूटर से अलाइनमेंट नहीं है, और वो जो लोग यंग जनरेशन जिस वक्त आ रहे हैं वो मिनटों में वो चीज कर देंगे। ठीक है, मिनटों में ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो तमाम चीजें ऑनलाइन है और आप घर बैठे अपनी तमाम तर चीजें कर सकते हैं। तो वही ये बात आ जाती है कि जहमत और जिम्मेदारी के बिटवीन का ये डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंस के बारे में जो है अनवर साहब पहली बात कर चुके हैं। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ कराची से, और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस साल टैक्स फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? अच्छा जी, टैक्स फाइल करने की ड्यू डेट क्या है जी? आज की तारीख में कानून में जो डेट है वो 30 सितंबर है। ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक टैक्स रिटर्न जो है अगर आज या कल में हो जाएगा तो अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे ख्याल में 3 महीने पूरे मिलेंगे आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के। लॉ के मुताबिक 30 सितंबर है तो 30 जून के बाद 3 महीने मिलते हैं, तो 3 महीने मिलने चाहिए लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि शाहजेब जो है उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, अभी जो हमें बिल्कुल फ्रेशली ट्वीट किया है ये मारिया इसाक है, और उन्होंने कहा है कि एक तो फिक्स डिपॉजिट होती है। क्या बात कर रहे थे, शायद वो रह गया था जी समी साहब का, जो इन्होंने डिपॉजिट स्कीम के हवाले से आपसे पूछा था। बिल्कुल, आई कैन फाइंड इट आउट। और फिर ये समी शरीफ हैं और इन्होंने आपसे पूछा है कि फिक्स स्कीम्स है मेरे पास कुछ, तो उससे रिलेटेड मैं जो है वो आंसर चाहिए मुझे कि उसके ऊपर क्या टैक्स होगा। देखिए, हमने बताया कि फिक्स स्कीम्स पे उनके पास अगर 5 लाख से साल में कम है तो 10%, और उससे ऊपर है तो 15%। अच्छा, ठीक है, उससे ऊपर है तो फिर वो 15% होगा। ठीक है, तो ये जो है ये पूछ रही हैं मारिया साक साहबा कि एक तो फिक्स डिपॉजिट होता है और एक म्यूचुअल सेविंग फंड्स होते हैं जिनकी इनकम वेरी करती है, क्या दोनों पे सेम टैक्स एप्लीकेबल? म्यूचुअल जो वो शेयर्स होते हैं, ठीक है, उस पे आपको कैपिटल गेन मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है, वो यूनिट प्राइस, वो फिक्स इनकम नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। ठीक है, जो फिक्स इनकम होती है उसकी हम बात कर रहे हैं आज। ठीक, उसमें टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, कोई सर्टिफिकेट किसी बैंक ने इशू किए होते हैं, जहां पे वो आपके साथ एक अरेंजमेंट में होते हैं कि जी आपको 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मिलेगा। सही, बिल्कुल ठीक है। कॉलर है, हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल वहीद। जी, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास फॉरेन करेंसी थी जो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई थी इनकम टैक्स में अपने लास्ट ईयर के रिटर्न में। ठीक, लेकिन जिस वक्त मैंने वो डिक्लेयर की थी उस वक्त उसकी जो वैल्यू थी पाक रुपीज के हिसाब से 120 के रुपीज के हिसाब से थी। आज जो है रुपी डिवैल्यू होके उसकी वैल्यू हो गई 160 के हिसाब से। तो मेरा डॉलर की तो वैल्यू नहीं बढ़ी, बट मेरी रुपी की वैल्यू बढ़ गई। तो इसकी वजह से क्या मुझे मेरे पे इनकम टैक्स पड़ेगा, जबकि मेरी नेटवर्थ तो वही है डॉलर की? ठीक है भाई साहब, आपको आंसर करेंगे अनवर साहब जी, जवाब दीजिए। बड़ा आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा रेलेवेंट सवाल है। अच्छा, और इसमें आपकी क्योंकि आप कन्वर्जन रेट की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको अनरियलाइज गेन दिखाना पड़ेगा। अनरियलाइज आपका होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं आया। राइट, और आप अनरियलाइज अमाउंट को, जो अमाउंट से बड़ा है डॉलर का डिफरेंस 120 था और 160 हो गया 40, उससे डिफरेंस से अपनी वेल्थ को टैली कर लेंगे। को फिर आप अपनी जो है वो टैली कर लेंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो ये समीर लोधी साहब, कोई टैक्स नहीं है। सही, अच्छा जी, ये समीर लोधी साहब हैं और इन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेस भी भेजी हैं, शो के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ की, और ये कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन इम्प्लीकेशन अंडर 45 ए पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो काइंडली इसको भी डिस्कस करें। हम इसको नेक्स्ट किसी उसमें हमने प्रोग्राम में रखेंगे। आज क्योंकि हमारा टॉपिक है तो हम इसी पे अपने आप को फोकस करेंगे, क्योंकि अब वो लोग सजेशन भी इस तरीके से भेज रहे होते हैं ना कि ये टॉपिक हमारे लिए रेलेवेंट है, तो आप इसके ऊपर भी जो है ना वो शो करें। अच्छा, क्योंकि आज हम फिक्स्ड इनकम के ऊपर टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि हुकूमत जो प्राइस बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, तो क्या ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ पहला कदम है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। हाँ, किसी तरह भी अनडॉक्यूमेंट कोई भी चीज जो है ना
मुझसे तो डाइजेस्ट नहीं होती, राइट, और ना मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब लोग उसको में बहुत से लोग हमारे उस पर नाराज भी होते हैं, बहुत से लोग उस पर उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके उनके मामलात हैं, लेकिन बात यह है, देखें कोई भी चीज़ आप अपने घर की भी बात करें तो आप कहते हैं कि चीजें ऑर्गेनाइज हो, डॉक्यूमेंट हो, इस तरह नहीं होता कि आप कैश होगा आपने थैली में पकड़ा जाके चले गए। डिस्कस करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं मुल्तान से ख्वाजा बदर, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो कमर्शियल इंपोर्टर जो था जी, उसको फाइनल टैक्स रिजीम में था इनकम टैक्स के हवाले से, ठीक, क्या अब भी वो फाइनल टैक्स रिजीम में है या नहीं है? नहीं है। दूसरा जो है सेल टैक्स के हवाले से है, जिसमें इंपोर्ट स्टेज के ऊपर 3% की वैल्यू एडिशन पोर्ट पे ले ली जाती है। अब जो आइटम 3rd शेड्यूल में आ गए हैं उन पे भी ये दोबारा 3% भी चार्ज कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन 3rd शेड्यूल की भी चार्ज कर रहे हैं। क्या ये डबल टैक्सेशन तो नहीं है? थैंक यू। देखिए, जो पहला आपका सवाल था उसमें वो फाइनल टैक्स में अब नहीं है, वो मिनिमम टैक्स में आ गया 148 का। और जहाँ तक सेल टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, कमर्शियल इंपोर्ट के लिए वैल्यू एडिशन अभी है। अब ये डबल टैक्सेशन की अगर ये बात करें तो टैक्स तो डबल टैक्सेशन, टैक्स ज्यादा लेवल पे है, तो मेरे ख्याल में इसको टेकअप करना चाहिए कि ये 2 स्टेज पे अगर टैक्स है तो उसको टेकअप करना चाहिए, टेकअप करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, वही क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करी थी कि प्राइस बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन के निजाम को फिर आप किस तरीके से देखें? देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम अपने घर में भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डॉक्यूमेंट नजर आनी चाहिए चीज़ें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये किसी तरह भी खुशाइन बात नहीं थी। पाकिस्तानी इकोनॉमी को इसने बड़ा डैमेज किया है, बड़ा डेंट किया है इसने, कि जो प्राइस बॉन्ड पाकिस्तान में फ्री ट्रैवल कर रहे होते थे लोगों को, और उसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमी को कड़ा नुकसान हुए हैं, और इसको रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी नोटिंग होनी चाहिए किसके पास है, तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ इसकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से अभी हमारे जो गेस्ट थे वो भी यही डिस्कस कर रहे थे कि एक तो ये रजिस्टर होना चाहिए, इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और फैटफ के ऊपर भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, बेसिकली पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैश इकोनॉमी हमारी है, और हमारी जो अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी है वो ऑर्गेनाइज या डिक्लेयर्ड इकोनॉमी से ज़्यादा है, तो लोगों की दुनिया भर की नजरें हमारी तरफ होती हैं कि यहाँ से ये वनरेबल है कि कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इशू, बेनामी प्रॉपर्टी का इशू, ये सारी चीजें हम पे जो है स्टिग्मा की तरह लगे हुए हैं। तो हमें अगर इन चीजों को दुनिया के सामने अगर अपने आप को सही प्रेजेंट करना है तो हमें अपने आप को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, हमने अपनी इनकम को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और हमें अपने मामला को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ दुबई से। जी जी, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम जो ओवरसीज हैं, बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं जी, तो हमें इन चीजों के बारे में जरा थोड़ा सा डिटेल से मालूम करना होता है जी, कि जो आप रिटर्न फाइल करने की बात है और टैक्स देने की बात है, तो इसमें अगर कोई ऐसा कोई ईमेल हो जिसपे हम आपको डिटेल अपना सवाल क्वेरी भेज दें और उससे हमें थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए, जवाब मिल जाए आपकी तरफ से। सर, आप हमारी सोशल साइट के ऊपर अपने तमाम क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और वहां से फिर जब आपका क्वेश्चन हमें मिलेगा तो फिर अनवर साहब आपको शो में जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब, आई होप के आपको अच्छी बात है कि देखिए पाकिस्तान से बाहर के लोग भी अवेयरनेस हो रही है उनको, और हमारा मकसद यही था। हम ये आज लोग बात कर रहे हैं टैक्सी, हम ये 3 साल से, मैं फिर भी अपने प्रोग्राम में हम 3 साल से ये बात कर रहे हैं, आज टीवी ये 3 साल से बात कर रहा है, और हमें ये एहसास है कि लोगों को ये कंफ्यूजन है, और ओवरसीज वालों को बहुत सारे कंफ्यूजन की वजह से इन चीजों की तरफ आगे नहीं बढ़ते। वो क्लैरिटी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हम कामयाब जहाँ तक वो ये देखते हैं फिर कैसे होता है। ठीक है, तो सर लास्ट में बिल्कुल ये बता दीजिए कि जो प्राइज विनिंग है उनके ऊपर टैक्स है? जी, उन पे टैक्स है, और वो 20% टैक्स है, और ये जो इनाम रमजानों में चल रहे होते हैं इन पे, ये सारे इन सब पे टैक्स है। सही, तमाम चीजों पे टैक्स है, तो बिल्कुल सम अप कर दीजिए, शो का टाइम। सही टैक्स देना अपने हिस्से का दिया जलाने की तरह है। सही, और आप हुकूमत वक्त नहीं है, आप हुकूमत में नहीं है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, आपको सही टैक्स देना है ताकि किसी का ख्वाब पूरा हो जाए, किसी की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, और किसी को आपके पैसे से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। बिल्कुल, तो और ये मेरा मैसेज है। और वो जो बात आखिर में कहते हैं कि
मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये आप हमारी सोशल साइट पर बता सकते हैं। ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स सरा।